देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम सभी को। मैं शालिनी आनंद और आज मैं आपके सामने एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आई हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में जो बहुजन समाज के ऊपर जो जो जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से उनका शोषण बढ़ता जा रहा है लगातार, तो क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे लिए जो संविधान बना के दिया है, जो हमारे लिए कानून दिए हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं है कि इतना बड़ा हथियार हमको मिला है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि अगर उनके साथ कोई केसेस होता है तो वो एफआईआर तक नहीं लिखवा पाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है कि एफआईआर कैसे लिखवाना है, किस तरह से लिखवाना है। इवन अगर वो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको गुमराह कर दिया जाता है या डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है कानून का और जिसके थ्रू वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर मैं बात करूंगी और हमारे साथ उपस्थित है आज एडवोकेट सत्य प्रकाश जी। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं SC/ST एक्ट पर। वो लगातार जो जितनी भी केसेस होते हैं बहुजन समाज के अत्याचार पर, इस पर वो लगातार काम करें, उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार वो काम करें। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बहुजन समाज के ऊपर जो लगातार जो ये अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो अगर इसको जो रोकना है, सबसे पहले अगर हम उसकी जानकारी पूरे बहुजन समाज को अगर पहुंचाना चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ सकते हैं, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि वो, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को एफआईआर तक लिखना नहीं आता। इवन एफआईआर की बात करो, आप एप्लीकेशन अगर थाने में जाते हो तो एप्लीकेशन दिया जाता है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, तो उनको एप्लीकेशन तक लिखा नहीं, मतलब उनको लिख नहीं पाते हैं। तो आप ये बताइए कि वो एफआईआर कैसे दर्ज कराए अगर उनके ऊपर कोई भी अत्याचार या शोषण होता है अपने न्याय के लिए। सबसे पहले थैंक यू शालिनी जी, जय भीम, और आपके सभी व्यूअर को मेरा जय भीम। और मैं आपको थैंक कहना चाहता हूं। आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू ब्रॉट दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन योर न्यूज चैनल, बिकॉज हमारा जो समाज है उस समाज के लिए आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें लीगल अवेयरनेस की हम बात करें। जैसे कि आप इस मुद्दे को लेकर आए हैं, देखिए आप मुझे लगता है कि आप दूसरा भी कोई डिस्कशन चुन सकते थे, लेकिन आपने जो समाज को अवेयर करने का जो मुद्दा चुना है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि जो आपका जो न्यूज चैनल है या बहुजन के जिस प्रकार आप दिनों रात लीगल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के अंदर एक अच्छा, हमारे समाज को न्याय दिलाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो अब सवाल होता है कि जो एट्रोसिटीज है और पुलिस है, FIR है, क्या ये चीजें हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले अधिकतर लोग हैं, और जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ये मेरे निजी विचार हैं, इससे आपके चैनल का या किसी का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, संविधान की बात तो करते हैं जी, हम संविधान को हाथ में ले लेते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान अपने हाथ में लेकर उंगली जो पार्लियामेंट की तरफ की, तो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम सभी लोग संविधान को आगे रखते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर जब बहुजन समाज पे अत्याचार होता है तो उसकी एक FIR तक दर्ज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उस संविधान का भी अपमान है जिसे हम लेकर चलते हैं। बिल्कुल, संविधान की प्रस्तावना कहते हैं हम भारत के लोग। प्रस्तावना जो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होती है, और हम के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी आते हैं, जो शेड्यूल और जिनके प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट बना। सवाल है कि क्या संविधान और SC/ST एक्ट के अंदर में क्या कोई समानता है या कॉन्फ्लिक्ट है? हमारे बहुजन समाज पे जब भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले मैं आपकी एक बात आपने अभी कही थी शालिनी जी, कि जब भी हमारे लोग जब थाने जाते हैं तो उन्हें पुलिस गुमराह कर देती है, उनकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखता है वो पढ़ा लिखा है, उसे कानूनी नॉलेज नहीं है, कानूनी जागरूकता नहीं है। मैं आपको एक केस का उदाहरण देना चाहता हूँ शालिनी जी, कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 3 साल पहले एक अनुसूचित जाति की महिलाओं के बारे में अपमानजनक सवाल पूछा। हमने उसके बारे में केस फाइल किया। उसके बाद केस फाइल होने के बावजूद अनुसूचित जाति की एक जो दूसरी जाति है उसकी महिलाओं के बारे में अपमानजनक सवाल पूछते हैं। उसके बाद कोर्ट जो है पुलिस को निर्देशित करती है कि आप इस मामले में FIR दर्ज कीजिए। कोर्ट उस मामले में पुलिस जो है पुलिस को निर्देशित करती है FIR दर्ज कीजिए। पुलिस उसमें FIR दर्ज करती है, FIR दर्ज नहीं करती,
और जो दोषी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए वो हाईकोर्ट चली जाती है, और हाईकोर्ट में जब हम उस मामले को जीत कर आते हैं तो हाईकोर्ट भी इस बात का समर्थन करता है कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनमें जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जो उन्हें कास्ट बेस अब्यूज यानी जातिगत जो गालियां दी जाती हैं वो एक गंभीर अपराध है, उसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए। परंतु मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पता है आपको इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने में कितना समय लगा जी। इस मामले में मुझे, जो कि एक दिल्ली का अधिवक्ता है, जो अपने आप को क्लेम करता है कि एडवोकेट हम सुप्रीम कोर्ट के हैं, एडवोकेट हम दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, हम एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, हमें इस मामले में एफआईआर कराने में 3 साल लग गए मैडम। और 3 साल जब लगे जब हमने हजारों घंटों की बहस की, हजारों घंटों की तारीखें अटेंडेड की, पुलिस को हमने प्रेशर किया, हमने संविधान की बात की, हमने कानून की बात की, हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात की, तो जब 3 साल बाद, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित थे, तो 3-3.5 साल बाद एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर अभी मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले दर्ज हुई है, उसमें 2018 से चलता आ रहा है। तो यह एग्जाम्पल मैंने मैडम आपको इस वजह से दिया कि जब दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली के दिल में रहने वाले जो वकील अपने आप को मजबूत कहते हैं, उन्हें 3 या 4 साल अगर एक एफआईआर दर्ज कराने को लग जाते हैं, तो हमारे उस गांव में, दूर दराज के शहरों में, उन अनपढ़ लोगों के, उन जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके कलम नहीं है, उन्हें कितने साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। ये दर्द मेरा सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मैंने एक एफआईआर करा दी और मैं अपने आप को शहंशाह समझू, नहीं। समाज के अंदर हमारी बहन बेटियों के रेप होते हैं, उसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, पुलिस उन्हें धमका के भगा देती है, क्योंकि पुलिस का रवैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी इस वजह से हूँ कि मुझे 3 साल लग गए, तो एक हमारे उस गांव की बेचारी गरीब लड़की, जो कमजोर लड़की, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अच्छे वकील नहीं कर सकते, उन्हें हमें न्याय कैसे मिले। तो अगर आज हम इस टॉपिक पर हम रहे कि क्या है SC/ST एक्ट, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक कानून का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं संज्ञेय। संज्ञेय मतलब गंभीर प्रवृत्ति के अपराध। जो SC/ST एक्ट है वो पूरा का पूरा कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब इसके अंदर गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, इसके अंदर कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके अंदर अग्रिम जमानत नहीं दे सकते। जो एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं उसको नहीं दे सकती, और उस बेल के चक्कर में काशीनाथ महाजन का एक डिसीजन आया था, और उस डिसीजन के बाद पूरे भारत में 2 अप्रैल के दंगे हुए थे, और उन दंगों में हमारे लोगों को काफी शहीद हुए थे। परंतु हम अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार हम SC/ST एक्ट को समझें, और किस प्रकार हमें थाने जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपके जितने भी व्यूअर हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, और जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ वो सलाह नोट करिए। आपके ऊपर जब भी अत्याचार हो, तो जातिगत अत्याचार हो, और आप एफआईआर कराने जाएं, तो आपको अपनी एफआईआर में मेंशन करना है कि मैं अमुक जाति से संबंध रखता हूं, और जो अपराधी लोग हैं वो इस जाति से संबंध रखते हैं, और इन्होंने जातिगत दुर्भावना के होते हुए मुझे मारा। मारा पीटा, वैसे तो 43 के आसपास में ऑफेंसेस है, लेकिन हम जो आपका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम हर ऑफेंस की डिटेल में हम बात करेंगे, तो अभी हम मोटा मोटा बता देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके अंदर में जब आप जाइए, आप अपना जो अपराध आपके खिलाफ हुआ है, अगर आपके घर में भी कोई घुसा है, किसी महिलाओं को छेड़ा गया है, किसी महिला को देखा गया है, आपके ऊपर पानी फेंका गया है, आपको घोड़ी से उतारा गया है, आपका क्रीमेशन नहीं होने दिया जा रहा, आपको पार्क में नहीं जाने दिया जा रहा, आपको पानी नहीं पीने दिया जा रहा, आपके ऊपर कोई कमेंट पास हो रहे हैं, आपको गालियां दी जा रही है, आपके ऊपर आपकी ACR खराब की जा रही है, आपके ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है, विच क्राफ्ट यानी आपको डायन बताया जा रहा है, आपके घर में कोई घुस रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर रहा है, आपके कपड़े कोई फाड़ रहा है, आपके घरों में कोई आग लगा रहा है, आपके ऊपर रेप कोई कमिट कर रहा है, आपके ऊपर हथियारों से कोई हमला कर रहा है, तो इस प्रकार के ये कुछ अपराध है जो 2016 के बाद इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए, यानी इस एक्ट के अंदर में। तो किसी भी प्रकार का अपराध, चाहे आपके साथ मारपीट हो, चाहे आपके साथ जो महिलाओं के साथ कोई अपराध हो, चाहे आपके साथ फिजिकल कोई अपराध हो, चाहे आपके साथ व्हाइट कॉलर कोई अपराध हो, आपके ऊपर कोई भी अगर आपके खिलाफ अपराध होता है, तो आपको एफआईआर शुरू करनी है कि मैं अमुक व्यक्ति से संबंध रखता हूँ और मेरे ऊपर ये अपराध कारित हुआ। अपराध कारित होने के इस समय ये और वो आपके जो भी आपके जो पास सबूत है या जो भी आपके तथ्य है, उन तथ्यों के आधार पर आप शिकायत बनाइए। दूसरी बात,
शिकायत में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपको तथ्य हुए हैं वो बिल्कुल सही आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, पुलिस आपसे कहेगी कि जो आपको जर्नल के 2 गवाह लाके देने, जर्नल कम्युनिटी के आपको 2 गवाह लाके देने हैं, तो पूरे SC/ST एक्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपकी FIR जब दर्ज होगी जब आप 2 जर्नल या सामान्य जाति के गवाहों को लेकर आएंगे। ये पूरी की पूरी पुलिस जो है, भारत की पुलिस, वो दिग्भ्रमित करती है ताकि हमारे लोग जो है FIR दर्ज ना करा पाए। आप एक शिकायत लिखिए, क्योंकि जो SC/ST एक्ट के अंदर में जो प्रावधान है, वो प्रावधान ये है कि आप जब भी थाने जाएंगे तो थाने का जो इंचार्ज होगा, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा, जो SHO होगा, वो आपकी शिकायत पे तुरंत FIR दर्ज करेगा और आपको उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। परंतु ये जो उपबंध है या ये धारा है, ये सिर्फ SC/ST एक्ट में दिखावे के लिए है। बिल्कुल। इसका कोई भी अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं होता। आप लोग या जो हमारे पीड़ित समाज, जो विक्टिम लोग हैं, अगर वो जाते हैं FIR दर्ज कराने, तो उन्हें एक SHO तो क्या, उन्हें एक हवलदार तक थाने से बाहर भगा देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें बदतमीजी करते हैं और उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उनसे कहते हैं 2 गवाह लेके आओ, उनसे कहते हैं कि आप मार दिए जाओगे, आप दलित हो, आप झूठ बोलते हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप झूठ बोलते हो, आपके ऊपर ऐसा कोई, हाँ चलो एक काम करते हैं, हम SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करके IPC में कर देते, बातें दर्ज सही। तो हमारे लोग ये सोचते हैं, अच्छा चलो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा तो हम IPC में ही कर लेते हैं, और जो पुलिस वाला स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम स्टेटमेंट दे देते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आपके ऊपर कोई भी अपराध कारित हुआ, अत्याचार हुआ, आपको सपोज करिए किसी ने गाली दी या आपको कमेंट किया, आपको शिकायत लिखनी है, आपको थाने जाना है, जो भी आपका लोग, आपको वहां सिर्फ ये बात करनी है कि हमें इससे SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कराना है। तो दिल्ली और शहरी इलाकों में ये एक प्राय ट्रेंड है कि हमारे लोगों को ये कह के सरका दिया जाता है वहां से कि अभी जो है ACP साहब नहीं है, अभी ACP साहब नहीं है, तो ACP साहब नहीं है और जो मुकदमा है वो ACP साहब लिखेंगे, आप जाओ बाद में आना। देखिए, जिस वक्त आप शिकायत लेके जाओगे, SHO का ये कर्तव्य है कि वो तुरंत आपको FIR की कॉपी दे, और अगर वो SHO आपको FIR की कॉपी नहीं देता और आपको FIR दर्ज नहीं करता, तो जो शिकायत आपने लिखी है उस शिकायत के नीचे 1 लाइन 2 लाइन वो लिखिएगा कि मैं इस समय पे इस थाने में SHO के पास इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने आया, परंतु SHO ने या जो वहां पर जो इंचार्ज है या जिस भी पुलिस वाले ने आपको किया, उस व्यक्ति ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा और मुझे जो भी उन्हें कहा, डरा के भगाया हो, धमका के भगाया हो या गाली दे के भगाया हो, जिस भी प्रकार से भगाया हो, वो उसमें उन तथ्यों को लिखे कि मुझे यहाँ से मना कर दिया गया FIR दर्ज करने के बाद। पहली शिकायत तो हमारी अपराध की थी कि किस प्रकार अपराध हुआ। सपोज करिए कि भाई मैं एक महिला हूँ और मेरे जो है कपड़े फाड़ने का एक अपराध हुआ। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। चलो पहले हम FIR से हम करते हैं। तो हम थाने गए, थाने में हमारी FIR नहीं लिखी, तो हमने उस FIR के अंदर 2 नोट और लिखे कि भाई मैं आपको अमुक समय पे थाने गया जहाँ पे उक्त पुलिस अधिकारी ने मेरी FIR दर्ज नहीं की और मुझे भगा दिया गया, मुझे धमका दिया गया और मुझे भेज दिया गया। उसके तुरंत बाद आप उसकी कॉपी कराइए। उस कॉपी को ACP ऑफिस, DCP ऑफिस, ये दिल्ली के अंदर की या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बात बता रहा हूँ, अगर ये गांव की बात है या राज्य की बात है, तो आपको जो आपके जो स्पेशल जो थाने हैं वो नहीं दर्ज करते, तो आपको SSP ऑफिस या DYSP ऑफिस में उसकी एक जो है आपको रिसीव करा देनी है कॉपी। जब आप SSP और DYSP को उसकी कॉपी रिसीव करा देंगे, तो उस कॉपी को रिसीविंग अपने पास रख लीजिए और आप जो है उस DYSP जो आपने कॉपी रिसीव कर ली, उसी की जो प्रतिलिपियां है, उसी की जो एक्स्ट्रा कॉपीज है, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस या जो भी आपका चीफ ऑफ स्टेट है, आप उसको भेजिए, राज्यपाल को भेजिए और राज्य के स्टेट कमीशन को भेजिए। जिन राज्यों में SC कमीशन नहीं है, उसके बाद आप उसको SC/ST कमीशन को भेजिए। लेकिन 2 बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई शिकायत हो, चाहे वो झगड़े की हो, चाहे वो जातिगत अपराध की हो या XYZ किसी की भी शिकायत हो, आपको उसकी कॉपी CM, आपको उसकी कॉपी PM, आपको उसकी कॉपी राष्ट्रपति, आपको उसकी कॉपी SC कमीशन, नेशनल और स्टेट में जरूर भेजनी चाहिए और NCRB में, ताकि जैसे कि काशीनाथ महाजन के मामले में निकल के आया कि जो शेड्यूल कास्ट के मुकदमे वो झूठे होते हैं।
तो हम कम से कम एक डाटा ये इकट्ठा कर सके कि हमारे 10,000 लोगों पर अत्याचार होता है, तब जाके 4 या 5 एफआईआर दर्ज होती है। तो अब हम आते हैं बैक। अब हमने पहले जो हमने शिकायत, हम थाने गए, थाने में हमारी शिकायत नहीं लिखी, हमने शिकायत के नीचे लिखा कि भाई अमुक कारण से उस व्यक्ति ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, उसको हमने जो है फिर सीनियर ऑफिसर्स को भेज दिया। ये काम हम मेल से भी कर सकते हैं, ये काम हम स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं और बाई हैंड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोकल थाने में जाएंगे तो हो सकता है वहां आपकी शिकायत रिसीव करने में, दर्ज कराने में कोई परेशानी हो, परंतु जब आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास जाते हैं, डीवाईएसपी के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, एसएसपी के पास जाते हैं, डीआईजी के पास जाते हैं, सीएम के पास जाते हैं, पीएम के पास जाते हैं, तो वहां आपकी कॉपियां आसानी से रिसीव हो जाती है और वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप वहां जाइए, वहां पर आप शिकायत दीजिए कि भाई मेरी जो एफआईआर है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ और मुझे इस बात का डर है कि ये लोग मुझे मार देंगे, या जो भी आपका एप्रीहेंशन है वो डिपेंड करता है आपके केस टू केस, जो वेरी करेगा कि भाई आपके तथ्य क्या है। या तो उस शिकायत पे एक्शन होगा या नहीं होगा। अगर उस शिकायत पे एक्शन नहीं होता तो आप नेक्स्ट डे फिर एक कॉपी लिखिए, फिर डीएसपी, एसएसपी और जितने भी अधिकारी हैं उन्हें फिर कि भाई मेरे साथ घटना 2 दिन पहले हुई थी और अभी तक मेरे खिलाफ जो मेरी शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और वो जो अपराधी लोग हैं वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो भी स्थिति पैदा होती है उस चीज को आप उसमें लिखिए। ये हो गया पुलिस का पार्ट मैडम। ये पुलिस तक हम आए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद आपको क्या काम करना है? इसके बाद आपको कोर्ट के अंदर, कोर्ट का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट जो होती है डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है एससी/एसटी एक्ट की डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है, और पूरे भारत के हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, जबकि एससी/एसटी एक्ट कहता है कि हर भारत के हर जिले में स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट बननी चाहिए, परंतु स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। तो आपको 156(3) फाइल करनी है। 156(3) और कोई एक रूल के अंदर में एससी/एसटी के आपके मैटर में आपको एक शिकायत फाइल करनी है। शिकायत कहाँ फाइल करनी है? आपको कोर्ट में फाइल करनी है। शिकायत 156(3) फाइल होगी, किसी एडवोकेट के मार्फत फाइल होगी। आप उस शिकायत को फाइल करिए और स्पेशल कोर्ट से सेक्शन 14 के अंदर में डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की बात है। अब 2 चीजें मैं आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। अगर आपके एफआईआर एसएचओ ने, आपकी एफआईआर चौकी इंचार्ज ने, आपके एफआईआर एसएसपी ने, आपके एफआईआर डीएसपी ने, आपके एफआईआर डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर दर्ज नहीं कराई, तो आप जब 156(3) फाइल करेंगे, सेक्शन 156(3) रूल 5 के साथ सेक्शन 14 के अंदर में जब आप फाइल करेंगे तो उसके साथ एक सेक्शन 4 की एप्लीकेशन जरूर लगाएंगे, सेक्शन 4 ऑफ एससी/एसटी पीओ एक्ट। ठीक है, ये आप अपने वकील साहब से बात बताइएगा कि भाई मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मुझे 156(3) के साथ साथ में सेक्शन 4 की प्रोसीडिंग्स भी करनी है। सेक्शन 4 ये कहता है सेक्शन 4 एससी/एसटी एक्ट का ये कहता है कि अगर किसी भी अधिकारी ने जो ड्यूटी उसे इस एक्ट के अंदर में दी गई है वो परफॉर्म नहीं की, तो उस अधिकारी के खिलाफ सेक्शन 4 की एफआईआर दर्ज होगी और उसे जेल का और सजा का प्रावधान भी होगा। अब जैसे कि पहले हम एसएचओ के पास गए, उसने एफआईआर दर्ज नहीं करी, एसएचओ इसमें लायबल। एसएसपी जिसके पास गए, उसने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, वो लायबल होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हमने कॉपी दी है, अगर उसने नहीं कराई, वो लायबल होगा। और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, वैसे तो डीसीपी लेवल तक या एसएसपी लेवल तक आपको ये काम करना है कि जो सेक्शन 4 की आप एप्लीकेशन बनाओगे, फिर जो है पुलिस वालों के खिलाफ भी बनाओगे और उसे कोर्ट में कॉन्फिडेंस के लिए आप बात। अब जो इसके अंदर क्या आपको सावधानी बरतने की जरूरत क्या है कि जर्नली पुलिस कहती है कि आपको 2 गवाह चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है 2 गवाह चाहिए। अच्छा, अगर मेरे समाज की किसी महिला का रेप हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहां 2 व्यक्ति खड़े हो। बिल्कुल। कोई मेरा मर्डर करने इस चैम्बर में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर 2 सामान्य जाति के व्यक्तियों को बैठा के रखूं और वो मेरे अंदर गोली मार दे, कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट अब 2016 के बाद में नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 सेक्शन 1 सबसेक्शन सी जो ऑफ एससी/एसटी पीओ एक्ट says that the court shall presume that the accused were aware about the identity of the victim.
यानी कि अब कोर्ट अपने आप अज्यूम करेगी। अब सपोज करिए कि पुलिस वाला कहता है कि सर किसके सामने हमारा जी दो गवाह नहीं है, तो आप पुलिस वाले से कहिए जी जनाब आप जो मेरी शिकायत है इस पर लिख के दे दो कि 2 जर्नल के गवाह लियो। और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर में, SC/ST एक्ट के अंदर में, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, एवरी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेल, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट shall be video recorded, section 15 subsection 1 subsection 10 of SC/ST PO Act 4। क्या अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि SC/ST एक्ट लगा हुआ है FIR में, फिर भी आरोपी घूम रहा है, फिर भी मतलब SC/ST एक्ट कहता क्या है, पहले ये लोगों को पता होना चाहिए, और फिर भी लगने के बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या करे पीड़ित? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम जो है, हम अभी तक एक FIR के मुद्दे पर आए हुए थे कि भाई FIR कैसे दर्ज हो, अगर FIR दर्ज नहीं होती तो हमें क्या करना है। अब हम इसी कड़ी में इसके दूसरे टॉपिक पे जो आपका सवाल है उस पर आते हैं। SC/ST एक्ट की FIR दर्ज होगी, चाहे कोर्ट के मार्फत हुई हो या पुलिस के मार्फत हुई है FIR। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, अपराधी खुला घूम रहे हैं, अपराधी खुला घूम रहे हैं। पुलिस क्या काम करती है पूरे भारत में, अपराधियों का अरेस्ट ही नहीं करती। 41A का नोटिस देती है, कहती है ये अपराध कारित नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। जैसे ही FIR SC/ST एक्ट में दर्ज होगी, इलाके का DM, इलाके का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इलाके का DYSP, इलाके के जो संबंधित अधिकारी हैं वो मौका वारदात पे विजिट करेंगे। वो आएंगे आपके, जहां पर मान लो सपोज करो मेरा घर जला दिया गया, मुझे मार पिटाई की गई है, तो जैसे ही इस अपराध की सूचना सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को मिलेगी, वो मौके पे आएंगे। ये उनके लिए मैंडेटरी प्रोविजन है। वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो आपको पुलिस प्रदान करेंगे, वो आपको पैसे देंगे, वो आपका जो खाना खर्चा है उसे करेंगे। सपोज करो मेरा घर जला दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो राज्य सरकार है, मेरे घर का निर्माण करेगी। जो उस घर को जलाने में जो खर्चा आया है, जो उस घर को बनाने में जो खर्चा आया, उसकी भरण पोषण करेगी। दूसरी बात, आपको पुलिस से प्रोटेक्शन दिलाएगी। तीसरी बात कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। चौथी बात, अगर कोई महिला या पुरुष है तो उसको आने जाने का इंतजाम जो है वो सरकार करेगी। पांचवी बात कि आपको आपके साथ हमेशा पुलिस रहेगी। छठी बात, अगर आपको कोई धमकाता है तो अपने आप में सेक्शन 15A के अंडर में एक अपराध होगा। अगर कोई भी विक्टिम को, कोई भी कंप्लेनेंट को धमकाता है तो ये अपने आप में एक अपराध होगा। ठीक है, तो जब आप सवाल करते हैं कि मैं घूम रहे, देखिए हमें अपराधियों से लड़ाई नहीं है। अगर हमारे ऊपर अपराध हुआ है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्शन दे, और प्रोटेक्शन आपका जो है राइट है सेक्शन 15A ऑफ SC/ST PO एक्ट के अंडर में। आपका प्रोटेक्शन भी राइट है, जो नुकसान किया है उसकी भरपाई भी राइट है, और मंथली स्टेटस रिपोर्ट जो है वो DM फाइल करेगा, वो अपने चीफ मिनिस्टर को देगा। और उसके अलावा जो पुलिस है वो मौका वारदात पर आकर आपको कंटिन्यूसली आपसे बात करेगी कि आपको कोई थ्रेट तो नहीं है, और अगर आपको ऐसा थ्रेट है कि आपके ऊपर दोबारा हमला हो सकता है, अपराध कारित हो सकता है, तो जो जिस व्यक्ति ने पहले आपके ऊपर अपराध किया है और वो दोबारा अगर अपराध करता है तो उसको जिला बदर या उसको वहां से रिमूवल भी किया जा सकता है, और वो जो है उस एक्यूज को वहां से राज्य के बाहर भी भेजा जा सकता है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि वैसे SC/ST एक्ट के अलावा तमाम और भी कानून बने हुए हैं जो अपराध के थ्रू, जिन पे अगर कोई अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो कौन कौन से मतलब धाराएं हैं या कौन कौन से वो कानून है जिसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए कि इसके थ्रू भी वो आके अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए शालिनी जी, 2 प्रकार के अपराध है पूरे भारत के अंदर मोटा मोटा। जब हम कोर्ट की बात करते हैं, सिविल अपराध होते हैं, क्रिमिनल अपराध होते हैं। क्रिमिनल के अंदर जितने भी अपराध हैं वो सभी के सभी शामिल है IPC के अंदर मोस्टली, जिसे हम इंडियन पैनल कोड बोलते हैं, जिसके अंदर लगभग 511 सेक्शंस हैं। तो IPC के अंदर ऑलमोस्ट सारे अपराध कवर है। लेकिन IPC के अलावा सपोज करो कोई बंदूक लेके आया और उन्होंने हमें मारा, तो IPC के अलावा आर्म्स एक्ट लगेगा, आर्म्स एक्ट के अलावा पोक्सो लगेगा, पोक्सो के अलावा SC/ST एक्ट लगेगा। जो छोटी बच्चियां होती हैं, छोटी महिलाएं होती हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज जो एक एक्ट है उसके अंदर में हम अपराध दर्ज करा सकते हैं। सपोज करिए एक जो माइनर बच्ची है, बहुजन समाज की जो बच्ची है, उसके ऊपर कोई रेप हुआ या उसके ऊपर छेड़खानी हुई,
तो उसमें मुकदमा जो है, उसके अंदर मैडम मुकदमा जो है वो आईपीसी में भी दर्ज होगा, वो SC/ST एक्ट में भी दर्ज होगा और वो पॉक्सो में भी दर्ज होगा। ठीक है। जो और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इफ देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉक्सो एंड SC/ST एक्ट और आईपीसी, तो जो SC/ST एक्ट प्रिवेल करेगा सेक्शन 42 के अनुसार। तो जो सबसे बड़ा एक्ट है, जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो SC/ST एक्ट है। तो जब हम बात करते हैं कि जो अपराध है, अब देखिए दो चीजें, एनेक्सर ए, मैं बता रहा हूं, एनेक्सर ए जो है वो 2016 में के एक्ट में भी है। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे मारा, किसी व्यक्ति ने मुझे मारा, तो उसके ऊपर 323 आईपीसी की भी लगेगी, साथ ही साथ सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ SC/ST POA एक्ट भी लगेगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे उसकी अलग से शिकायत देनी पड़े। तो आईपीसी और SC/ST एक्ट के अंदर में जो दोनों के दोनों जो अपराध हैं वो सारे कवर होंगे। लेकिन महिलाओं के मामले में ये स्थिति दूसरी हो जाती है। सपोज करिए कि महिला है, महिला के साथ छेड़खानी हुई है, तो पॉक्सो भी लगेगा। और उसके अलावा जो SC/ST POA एक्ट लगेगा। सपोज करिए किसी ने हमारा घर जो बम लगा के उड़ाया, तो उसके लिए जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनके वो भी लगेंगे, आईपीसी भी लगेगी, और जो SC/ST एक्ट है वो भी लगेगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ, वैसे तो आपने सारी धाराएं तो गिना दी, आपने सब कुछ बता दे, पूरी जानकारी आपने दी, SC/ST एक्ट के थ्रू भी आपने दे दिया, इवन सारी एप्लीकेशन से लेके FIR दर्ज तक और कोर्ट तक पहुंचने तक सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया बाकायदा। और हमारे जो देखने वाले हमारे जो लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभाव है जानकारी का वो जो रूरल एरियाज में है, जिन कम पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा वहां पे आता है। पढ़े लिखे लोग तो अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं, और लेकिन जो गांव के लोग हैं अधिकतर वही लोग फंसते हैं। जो थाने में भी जाते हैं तो FIR तक नहीं लिखी जाती, क्योंकि उनको लिखने ही नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा जानकारी उनके लिए, अवेयरनेस सबसे ज्यादा उनके लिए रहेगा, क्योंकि वो लड़ाई अपनी नहीं लड़ सकते, किसी ना किसी के थ्रू जाते भी हैं तो डरा धमका के वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए दो चीजें मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग अपने अपराध के प्रति जागरूक है और उनकी FIR दर्ज हो जाती है, नहीं। SC/ST एक्ट में तो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी भी हैं, वो भी अगर थाने जाएंगे तो उनकी भी FIR दर्ज नहीं होगी, क्योंकि 3-4 बार उनके ऊपर भी जातिगत अत्याचार हो चुका है। तो पढ़े लिखों की डेफिनेशन एक बिल्कुल अलग है कि जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को SC/ST एक्ट में, मैंने जैसा आपके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और फर्दर मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो वो आपके चैनल के माध्यम से पूछ ले, उसकी क्वेरी 24/7 हम आपको लीगल हेल्प आपके चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। जब भी आप जाएं, जब भी आप शिकायत लिखाने जाएं, आपको शिकायत किसी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति से लिखवानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी शिकायत में आपको चेंज नहीं करना है। पुलिस वाले आपको दबाए बनाएंगे कि हम पहले FIR दर्ज कर देते, बाद में SC/ST एक्ट इन्वोक कर देंगे, वो काम नहीं करिएगा। क्योंकि जैसे ही FIR होगी, FIR दर्ज होने के तुरंत बाद आपको एक सहायता राशि मिलेगी। सहायता राशि जो 25,000 रुपए से 8 लाख रुपए तक है। वो सहायता राशि इस वजह से दी जाती है कि हमारे घर जला दिए जाते हैं, हमारे भेड़ बकरियां मार दिए जाते हैं, हमारे जंगल जो जला दिए जाते हैं, हमारे खेत खलियान जला दिए जाते हैं, हमारे कपड़े जला दिए जाते हैं, हमारे महिलाओं की आबरू लूट ली जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा सा जो सरकार का एक योगदान है वो है। तो जब भी आप जाएं तो कोशिश करें FIR दर्ज हो, और स्टेप बाय स्टेप जो हमने आपको बताया, बिना कानूनी सलाह के आप शिकायत ना लिखें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई एडवोकेट आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है, देखिए ये लड़ाई जो समाज के स्वाभिमान और सम्मान की है। हम जब सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते हमें सुप्रीम कोर्ट जब ये कंसीडर करने लग जाता है कि ये लोग झूठे हैं, इनके मुकदमे झूठे हैं, फिर हमें 2 अप्रैल की तरह रोड पे आना पड़ता है, वो सिर्फ इस कारण से है कि हमारे लोग अनजाने में कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ एक एडवोकेट के पास जाएं, उनसे सलाह लें। अब सवाल आता है कि भाई मेरे माँ बाप के ऊपर एक अत्याचार कारित हुआ, मेरे भाई को गोली मार दी गई, तो मैं एडवोकेट के पास जाऊंगा। अगर आपको गोली मारी है तो जो शब्द मैंने आपको कहे हैं वो शब्द रखिए, क्योंकि लड़ाई जो है कानून की लड़ाई कानूनी तरीके से और कानूनी तथ्यों के हिसाब से होगी। तो जब भी आप होपलेस होके, आप अगर आज आपको स्टेटमेंट नहीं देना, मत दीजिए।
मुझे सपोज करिए कोई आता है और कोई मुझे जाति सूचक गालियां देते हुए मेरे में गोली मार देता है, तो क्या मैं इस अवस्था में होऊंगा कि मैं तुरंत एफआईआर दर्ज कराऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि मुझे एफआईआर अभी दर्ज कराना। मैं अगले दिन कराऊंगा जब मुझे होश आएगा। मैं पुलिस के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जितने लोग आए हैं, जिन लोगों ने अपराध कारित किया है या जिस भी प्रकार की घटना, देखिए ये लाखों करोड़ों तक प्रकार की एट्रोसिटीज होती है हमारे समाज के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर, क्योंकि और हमारे लोगों के ऊपर, तो उन अत्याचारों की कोई लिमिट नहीं है। पिजन होल थ्योरी नहीं है कि 4-5 प्रकार के वो अपराध हुए उनको हम कर दें, तो ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जब भी आप कुछ भी लिखे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और आज आपका समाज सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और हार जाएं। तो उसके लिए हमारे तथ्यों की सही जानकारी, शब्दों की सही जानकारी, और बिना डरे आपको इस एक्ट का जो है वो अनुपालन कराना। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और बाकायदा आपने SC/ST एक्ट पर एफआईआर कैसे दर्ज हो इस पर पूरी जानकारी दी। तो हमारे दर्शक आशा करती हूँ कि समझ चुके होंगे, और जो भी जानकारी आपको लेनी है तो आप एडवोकेट साहब से ले सकते हैं, कमेंट करके ले सकते हैं, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और नए मुद्दे के साथ मैं, क्योंकि एपिसोड बाय एपिसोड मैं चलाने वाली हूँ, और सर से फिर से मैं बातचीत करूंगी इसी पर, कानून पर, क्योंकि और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जब भी आपके साथ कोई भी अपराध हो रहा हो, कोई भी अत्याचार हो रहा हो, जब भी आप एफआईआर के लिए जाएं तो आपको जो कानूनी सलाहकार है पहले उससे जानकारी ले, उसके बिना सलाह के कोई भी एफआईआर या कोई भी एप्लीकेशन ना लिखें, क्योंकि आप एक बार जो एप्लीकेशन लिख देंगे वही आपका ऊपर तक जाने वाला है, वही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वही चलेगा। जो आप लिखेंगे उसी आधार पर आपको न्याय मिलने वाला है। तो सही जानकारी के लिए आपको सही जो कानून के सलाह जानकार है उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। तो सर हम आपसे और नए कानूनी मुद्दे पर ही जानकारी लेंगे कि और जितने भी अपराध होते हैं, ये तो 2 चीजें हो गई आपसे, आज बात ज्यादा लंबी हो गई वैसे, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं नए मुद्दे पर भी आपसे ही जानकारी लूंगी, और फिर हम सभी दर्शकों से ही बोलना चाहेंगे कि फिर से हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे, और नए सही जानकारी के लिए एक सही सलाहकार, सही जानकार से हमको लेना पड़ेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। जय भीम। और फिर हम आपको फिर से रूबरू होंगे, फिर आप आए हमारे बीच और हमारे दर्शकों को फिर से जानकारी दें। जी, थैंक यू। जय भीम।